मैं जला हृदय अग्नि में दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और कहना चाहता हूं कि जीवन की कोई भी यात्रा केवल सुख, जीत, प्रोत्साहन और सहजता से कंप्लीट नहीं होती। सुख के साथ दुख, जीत के साथ हार, प्रोत्साहन के साथ हतोत्साहन और सहजता के साथ संघर्षशीलता भी आता है। ये सारी नकारात्मकताएं केवल यात्रा को कंप्लीट नहीं करती बल्कि उसे आनंदित भी करती है। आनंदित कैसे? क्योंकि जब ये नकारात्मकताएं आती हैं तो हम कुछ नया क्रिएट करने के लिए विवश होते हैं और जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है और इस तरह हमारी यात्रा आनंदित हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि कब हम सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। साथियों, वो यात्रा हमें महसूस ही नहीं होने देती संघर्ष को। पर याद रखिए, क्रिएटिविटी जो है वो करते रहनी है, तभी आप आनंदित होंगे और यात्रा सुगम हो जाएगी। इसी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ नया करने के क्रम में ही 3 मार्कर की खास श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। आप सभी जानते हैं, पेपर 1, 2, 3 के सभी यूनिट के सभी टॉपिक के सभी 3 मार्कर विद मॉडल आंसर, विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, विद क्विक रिवीजन आपके लिए लाए जा रहे हैं और पेपर 4 को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हर टॉपिक के सभी 2 मार्कर विद मॉडल आंसर आपके लिए लाए जाएंगे, बशर्ते आपको अपना साथ बनाए रखना है। फिलहाल आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम मराठा और पेशवा से संबंधित 3 मार्कर की बात करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, कुल 32 3 मार्कर इससे संबंधित मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्रयास किया है कि लगभग हर डायमेंशन को हम कवर कर दें विद मॉडल आंसर। और आपको हमारा पैटर्न पता है कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम शॉर्ट में चीजों को बता रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। श्रृंखला उन लोगों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कोर्स एक बार कंप्लीट कर चुके हैं या जो मेंस दे रहे हैं, जिनको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है और 3 मार्कर पहले से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। शुरुआत करेंगे आज का टॉपिक मराठा और पेशवा से संबंधित कुल 32 3 मार्कर के साथ। पहला 3 मार्कर आपके लिए है साथियों, बघनखा। क्या है बघनखा? आप सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने अफजल खां की हत्या जिस एक हथियार से की थी उसे बघनखा कहते हैं। ये पंजनुमा आकृति का एक लोहे का हथियार था। अब इसी को 3 मार्कर सीधे सीधे हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा कि लोहे का पंजनुमा हथियार, पंजनुमा मतलब पंजे जैसा, पंजे की आकृति का, लोहे का पंजनुमा हथियार जिसका प्रयोग कर शिवाजी ने अफजल खां को प्रतापगढ़ के किले में 1665 में मार डाला था। साथियों, हमने वर्ष भी मेंशन कर दिया, कहां मारा था ये भी मेंशन कर दिया, किसे मारा था ये भी मेंशन कर दिया। किससे मारा था? लोहे के पंचनुमा हथियार से मारा था। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें आपको बता देनी है, इसमें पॉइंट जैसा लिखने का कुछ नहीं था। 3 मार्कर में जैसा मैं बोलता हूं, कट टू कट बात करो, टाइटल मतलब शीर्षक से बंधे रहो, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे दो उससे संबंधित। हमने सारे फैक्ट तो दे दिए, हमने बता दिया बघनखा क्या है, अकेला हम हथियार बता के आगे बढ़ सकते थे पर ऐसा किया क्या? नहीं, हथियार तो है पर लोहे का पंजानुमा हथियार, आकृति भी बताई। दूसरा, प्रयोग कब हुआ या प्रसिद्ध यह हथियार कब हुआ? शिवाजी महाराज ने जब अफजल खां को मारा था, वो भी 1665 में प्रतापगढ़ के किले में, तब से यह चर्चा में आया और हमारी पुस्तकों में भी है। क्लियर? तो हमने उससे संबंधित लगभग हर तथ्य को बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने रख दिया, इस बात को आपको रेखांकित करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अफजल खां घटना। यह जो हुआ था प्रकरण कि शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारा था, इसको अफजल खां घटना कहते हैं। एमपीपीएससी मेंस 2015 में आ चुका क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा। हुआ क्या था आप सभी जानते हैं कि अफजल खां को भेजा गया बीजापुर के शासक द्वारा कि जाओ भाई, शिवाजी महाराज बहुत तेज अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, जाके इन्हें रोको। वो जाता है संधि करने के लिए, बातचीत करने के लिए, पर उसके मंसूबों में होता है कि मैं शिवाजी को मार दूंगा, मैं इन्हें गले लगाऊंगा और पीछे से हत्या कर दूंगा इनकी। क्लियर? पीठ पे वार करना जिसे बोलते हैं। परंतु शिवाजी महाराज को उसके मंसूबों के बारे में पहले से पता चल गया था, तभी वो अपने हाथ में पंजनुमा लोहे का हथियार मतलब बघनखा पहन के गए थे और जैसे ही वो उन्हें मारने का प्रयास करता वो उसको गोप देते। ये पूरी कहानी है। अब इसे देखो, अफजल खां घटना कहते हैं। अब इसे संक्षेप में हमने कैसे लिखा देखिएगा कि 1665 में शिवाजी द्वारा बीजापुर सेनापति अफजल खां से मुलाकात के दौरान उसके आक्रामक मंसूबों को जानकर बघनखा नामक हथियार से उसकी हत्या किया जाना। सब बता दिया संक्षेप में भैया। 2 लाइन 1.5 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन लगेंगी आपको, पर 3 लाइन का भी स्कोप है हमारे पास। क्या बताया? घटना कब हुई वो भी बता दिया, 1665। किससे संबंधित है? शिवाजी महाराज और बीजापुर सेनापति अफजल खां से संबंधित है, ये भी बता दिया। इस घटना में क्या हुआ था ये भी बता दिया। क्या हुआ था? आक्रामक मंसूबों को शिवाजी ने जानकर उसकी हत्या कर दी बघनखा नाम के हथियार से। सब कुछ बता दिया। अगला देखिए, पुरंदर की संधि।
साथियों, संधि हो, युद्ध हो, कोई समझौता हो या कोई घटना हो, उसको हम 3 से 4 बिंदुओं में तोड़ने का प्रयास करते हैं। और एक और अलग पैटर्न हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें एक तो हमने जैसे अभी 2 क्वेश्चन बताए कि नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिख दिया, पर कहीं पर यदि किसी घटना से संबंधित ज्यादा तथ्य होते हैं तो हम पॉइंट में लिख देते हैं और उसे आसान करने के लिए पॉइंट विद हेडिंग कर देते हैं। आप देखते आ रहे हैं पिछले इतने सारे लेक्चर्स में। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले वर्ष 11 जून 1665। ऑब्वियसली कोई संधि, कोई घटना, कोई समझौता हुआ है तो कब हुआ, तो डेट बतानी पड़ेगी। दूसरा, गुट किस किस के बीच हुआ, तो शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुआ था। भाई राजा जयसिंह जो है वो औरंगजेब की तरफ से आए थे। अगला, प्रावधान क्या था इसमें, अब संधि हुई तो कुछ प्रावधान भी होगा, कुछ शर्तें भी होंगी, कुछ परिणाम भी उसका होगा। परिणाम यह रहा कि शिवाजी महाराज ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब उस संधि के जो डिटेल वाले प्रावधान थे वो नहीं लिखने हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है। एक चीज जरा दिमाग में बिठा लो, कई बार जब संधि वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि संधि के अंदर की जो जितनी रामायण है हम सब लिख दें। याद रखिएगा, संधि के अंदर की जो फैक्ट्स हैं, जो अन्य तथ्य हैं, वो केवल तभी लिखने हैं जब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? जैसे राजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों से संधि हुई थी, मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे, तो जब संधि हुई तो उसमें उन्हें अपना एक क्षेत्र उन्हें देना पड़ा था और एक क्षेत्र विशेष तक, सतलज के एक हिस्से तक स्वयं को सीमित रखना पड़ा था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी जिसने उनके साम्राज्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और आगे की बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया था। तो यह चीज जरूर मेंशन करेंगे। तो संधि या इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप केवल इतना लिख के पहली बात तो छोड़ दो परिणाम के तौर पे कि भाई इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किसी ने भी किसी की अधीनता स्वीकार कर ली, ये करके खत्म कर दो। बट यदि जैसा मैंने कहा प्रावधानों में से यदि कोई प्रावधान ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कुछ इंपैक्ट रहा हो बाद में, उसे फिर मेंशन कर दिया करो। क्लियर है? ब्रैकेट में या कॉमा करके, ठीक? अन्यथा परेशान नहीं होना। खैर, बाकी इसमें क्या क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। भाई औरंगजेब जैसे जब आप जानते हैं कि जो शिवाजी महाराज है वो महाराज क्षेत्र में थे, मराठा थे। अब उनके क्षेत्र में तो कोई भी राजा बाहरी घुस नहीं सकता था। क्यों? घने जंगल थे और वहां का जो भौगोलिक परिदृश्य था इस तरह का था कि बाहर का आदमी आए तो घुम जाए उसमें। ठीक है, इस तरह की चुनौतियां होती थी उस भौगोलिक क्षेत्र में। पर ये लोग तो बाहर जा सकते थे। तो ये जो महाराज है शिवाजी महाराज, ये पड़ोसियों को आक्रामकता की दृष्टि से देखते थे और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो जो बीजापुर हो, चाहे अहमदनगर हो, है ना, इसके अलावा ऊपर जो नॉर्थ में आपका औरंगजेब बैठा है, मुगल, सब इनसे प्रभावित थे, परेशान थे कि यार ये अपने साम्राज्यवाद के क्रम में हमें चुनौती ना दे दे, हमें टक्कर ना दे दे। तब औरंगजेब ने फिर जयसिंह को भेजा इनके पास कि भाई जाओ संधि हिंदी करो, कुछ मैटर सॉर्ट आउट करो। और शिवाजी महाराज का पलड़ा थोड़ा भारी कमजोर पड़ गया था उस दौरान, तो उन्होंने अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो बस हमने यहां ये लिख दिया। पर अधीनता की शर्तें क्या थी? शर्तें ये थी कि भाई इन्होंने जो मुगलों के लगभग 35 किले जीते थे उसमें से 23 वापस करने पड़े इन्हें। इसके अलावा इनके बेटे संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा और इन्होंने भी उपस्थित होना स्वीकार किया। और इन्होंने स्वीकार किया कि हम तुम्हें, मतलब मुगलों को, सैन्य सहयोग देंगे जब भी मुगल अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और पड़ोसियों से लड़ाई लड़ रहे होंगे तो हम हर तीसरी ताकत के विरोध में मुगलों का सहयोग करेंगे। क्लियर? ये सारे वचन इन्होंने दिए। और शिवाजी महाराज फिर आप जानते हैं कि मुगल दरबार में उपस्थित भी हुए थे, पर औरंगजेब ने उन्हें कुछ खास सम्मान नहीं दिया तो उन्होंने फिर विरोध किया था और फिर उन्हें कैद में कर लिया था, फिर वो वहां से निकल के भाग गए थे। ये सब प्रकरण हम जानते हैं। खैर, तो मैं आपको ओवरऑल बताना चाह रहा था कि प्रावधान कब कब लिखने, कब कब नहीं लिखने। यहां कुछ ऐसा नहीं था कि 35 किलो में से 23 वापस कर दिए, है ना, या इनके पुत्र संभाजी को उन्होंने मनसब, मतलब एक प्रशासनिक पद प्रदान कर दिया था। तो ये सब इतना कोई इंपैक्टफुल नहीं था फ्यूचर में, इसलिए हमने उसके प्रावधान नहीं लिखे। बट यदि किसी संधि में कुछ बड़ा हुआ है तो उसके प्रावधान लिख देने हैं। क्लियर? बाकी इतने ही लिख के मामला कंप्लीट कर देना है। आगे बढ़े। शिवाजी का अंतिम अभियान, सीधी बात, कब हुआ, किसके खिलाफ हुआ? तो नाम था कर्नाटक अभियान, 1677 में हुआ। परिणाम यह रहा कि जिंजी का किला इन्होंने जीत लिया था। अगला देखिए, अब देखिए आप प्रेजेंटेशन देखिए, जहां हमें लगा कि एक से ज्यादा बातें हैं तो पॉइंट्स विद हेडिंग, हेडिंग देने से क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं थ्योरी लिखने से आप बच जाते हैं। नाम डैश, बस कर्नाटक अभियान, वर्ष डैश 1677, दैट्स इट। आप रामायण लिखने से बच गए, आपका टाइम बच गया, आप बहुत जल्दी अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे। पर कहीं कहीं आप नॉर्मल थ्योरी भी लिख सकते हो। क्लियर? कहीं कहीं नॉर्मल पॉइंट भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक। साथियों, शिवाजी ने कुल 2 बार राज्याभिषेक कराया, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने डाल दिया। क्लियर है? देखिए, पहला राज्याभिषेक इन्होंने कराया था 1674 में। किससे कराया था? काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा, वैदिक रीति रिवाजों से। इंपॉर्टेंट पता क्यों है? इन्होंने छत्रपति और ये सी उपाधियां धारित करी और स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करी इसी राज्याभिषेक के बाद। दूसरा भी इन्होंने एक राज्याभिषेक कराया इनके माता जी के देहांत के बाद, और इस बार इन्होंने सितंबर
1674 में कराया, निश्चलानंद गोसाई से कराया और तांत्रिक विधि से कराया। ऊपर वाला कराया था गंगा भट्ट से वैदिक विधि से। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए पागा। पागा क्या है साथियों? मराठा प्रशासन में जो अश्वरोही सेना होती थी, घोड़ों वाली सेना, उसका जो संगठन होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसे पागा कहते थे। आगे बढ़िए, बारगीर और सिलेदार, ये भी मराठा घुड़सवारों में ही प्रकार थे। जो मराठा घुड़सवार थे उसमें सेना के दो भाग होते थे। बारगीर वो होते थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, दूसरे प्रशासन में भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा सिलेदार वो होते थे जो स्वतंत्र सैनिक थे, जिन्हें अपना स्वयं का शस्त्र, अस्त्र, घोड़े ये सब मैनेज करने होते थे। अगला देखिए, मराठाओं ने सैन्य सहयोग किस किस राजवंश को दिया? अब आप बोलेंगे यार ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ? देखिए बात जरा समझिए, मराठा जो है ना वो एक क्षेत्रीय ताकत थे। कारण बहुत सारे हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण है उनकी भौगोलिक विषमताएं, जिसमें वो चुनौतियों के साथ ही पल बढ़ रहे थे। उनकी आदत हो गई थी चैलेंजेस को फेस करने की, जिस तरह के भौगोलिक परिदृश्य में वो रह रहे थे। क्लियर है? तो ये लोग कुशल सेना नायक, कुशल योद्धा, ये सब तो थे। इनके स्वभाव में निर्भीकता, निडरता, आक्रामकता, ये सब बचपन से थी, इनके खून में थी। तो होता यह था कि पड़ोस के हर राजवंश को इनके सैन्य सहयोग की जरूरत पड़ती थी। हर कोई चाहता था कि यार यदि सेना में किसी को रखना है तो मराठों को रखो, तो सेना मजबूत हो जाएगी। तो कई लोग इनसे सैन्य सहयोग मांगते थे। तो इनके जो पिताजी थे शिवाजी महाराज के, क्लियर, उन्होंने बीजापुर हो, अहमदनगर हो और चाहे मुगल हो, सबको अपने सैन्य सहयोग दिए। सब में अच्छे अच्छे पदों पर रहे। पर जब शिवाजी महाराज आए, इन्होंने कहा अरे हम किसी और को क्यों सैन्य सहयोग दें, हम अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। और वो इन्होंने किया अपने प्रथम राज्याभिषेक के बाद, जैसा मैंने बताया था। क्लियर है? देखिएगा, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने अपनी सैन्य सेवा बीजापुर के आदिल शाह, अहमदनगर और मुगल शासकों को दी। क्लियर? क्योंकि ये लोग इसीलिए जाने जाते थे। तो पता होना चाहिए ना कि जब इन्होंने स्वतंत्र राजवंश स्थापित किया उसके पहले इन्होंने किस किस को सहयोग प्रदान किया, किस किस के सहयोगी रहे। अगला, मराठाओं का राजस्व प्रशासन। साथियों इसको मैंने कई बिंदुओं में तोड़ा, पॉइंट विद हेडिंग। मैं आपसे बार बार क्या बोलता हूं कि यदि आपके पास ज्यादा पॉइंट है, ज्यादा बताने को है, तो पॉइंट विद हेडिंग इज द बेस्ट पैटर्न। क्या करेंगे आप? पहला बताएंगे आधार, पहली हेडिंग आधार। इनकी भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो साथियों जो मलिक अंबर था अहमदनगर का, उसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी ये मलिक अंबर। अब इसकी अलग कहानी कि भाई चंगेज खान के साथ भी रहा, फिर बीजापुर रहा, फिर गोलकुंडा रहा, कहीं इसको वो नहीं मिला सम्मान या जो पॉसिबिलिटीज थी, तो ये वापस दोबारा अहमदनगर आ गया था। तो मलिक अंबर की जो कर व्यवस्था थी उस पर इनकी राजस्व व्यवस्था आधारित थी। इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया 1679 में अन्नाजी दातो द्वारा, उसके बाद लागू किया जो कुछ भी किया। भूमापन कराया इन्होंने काठी मतलब लकड़ी से। आप देख रहे हैं इससे पहले हम कितने राजा पढ़ चुके हैं जिन्होंने भूमापन कराया। सबसे पहले हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी, पहला राजा मध्यकालीन इतिहास का जिसने भूमापन कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हमने पढ़ा था अकबर, उसके बाद उसके बाद पढ़ा था शेरशाह सूरी, उसके बाद हमने पढ़ा था अकबर, और अब हम ये चौथे पढ़ रहे हैं शिवाजी महाराज, और आगे और एक और आएगा सिकंदर लोधी, सॉरी वो भी पीछे पड़ चुके हैं, आई एम सॉरी। तो इतने सारे राजा हैं जिन्होंने भूमापन कराया। क्लियर है? तो काय से कराया था? काठी मतलब लकड़ी से कराया। भू राजस्व में इन्होंने क्या किया? प्रारंभ में 33% टैक्स वसूलते थे और बाद में 40% तक कर दिया था। पद्धति इनकी रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी का मतलब होता है प्रजा से भू राजस्व सीधे राजकोष में आएगा। क्लियर? तो देखिए हुआ क्या, पॉइंट्स विद हेडिंग देने से मैंने देखिए 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन दे दी 3 मार्कर में। दूसरा, पॉइंट विद हेडिंग देने से जैसा मैंने कहा आपका आंसर छोटा हो जाता है, आपको अनावश्यक थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती है, तो एक जो पॉइंट है वो आधी लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो पूर्ण विराम करके आप दूसरा पॉइंट वही लिख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़िए। मराठा साम्राज्य का वर्गीकरण। साथियों दो तरह की इनकी भूमि थी, एक को बोलते थे स्वराज और एक को बोलते थे मुगताई। स्वराज क्या था? क्षेत्र जिस पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता था। मुगताई उसे बोलते थे जिस पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता था या अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते थे। अप्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे करते थे भाई? जैसे ये किसी क्षेत्र में गए, इन्होंने उस क्षेत्र को जीत लिया, अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां पर अपना एक आदमी बिठा दो और प्रत्यक्ष शासन करो, बट वो बहुत जटिल काम हो जाता है ना, कि वो नई जगह पर अपने आदमियों को, अपने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा भेज देना और इतना सब मैनेज करना, और वहां के लोकल जो सोसाइटी है वो भी फिर विद्रोह कर देती थी, उन्हें ये लोग पसंद नहीं आते थे, उन्हें लगता था इन्होंने हमारे राजा को अपदस्थ करके गद्दी प्राप्त कर ली। और राजा के प्रति तो एक सेंटीमेंट जनता का होता ही था, राजतंत्र में, राजशाही में, तो विरोध हो जाता था, विद्रोह हो जाता था, बगावत हो जाती थी, जैसा कि हमने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखा था। क्लियर? तो इन लोगों ने हमेशा ध्यान दिया कि भाई हम किसी यदि क्षेत्र को जीत रहे हैं तो वहां के राजा को कहें कि देख भाई तू हमें चौथ सरदेशमुखी नाम के टैक्स दे दिया करना, हमारे नाम का झंडा लगा लिया करना एक अनाउंसमेंट के नाम पे कि मैं मराठों का अधीनस्थ हूं, बस हमें से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यदि प्रत्यक्ष नियंत्रण भी तुझ पे करेंगे तो क्या ही प्राप्त कर लेंगे, पैसे ही कमाएंगे बस।
तो इतनी सारी जटिलता क्यों स्वीकार करना, है ना? तो एक काम कर, हम तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखेंगे, तू हमें टैक्स दे दिया करना। ऐसे क्षेत्र को कहते थे मुगताई। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं था, और वहां से दो प्रकार का टैक्स वसूलते थे, चौथ और सरदेशमुखी। अभी चौथ और सरदेशमुखी क्या है, इसमें 3 मार्कर आ सकता है, तो जरा देखिएगा, आगे देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल देखें अष्टप्रधान, बड़ा प्रचलित है, बड़ा फेमस है। जो मराठा प्रशासन था उसमें कुल 8 मंत्री 8 अधिकारी होते थे, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। क्लियर है? और 8 के अपने अपने काम थे। तो यह भी हो सकता है कि उन 8 में से कोई एक मंत्री, कोई एक अधिकारी का नाम आपको दे दें और उसमें 3 मार्कर लिखने को कह दें। तो जरा देखिएगा, मराठा प्रशासन में राजा के सहयोग हेतु 8 मंत्रियों की परिषद। बड़ी बेसिक सी बात हो गई। अब देखो, मैंने 8 के नाम कितने संक्षेप में बताए। नंबर 1 पेशवा, ब्रैकेट में पर्यवेक्षक, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता था, पर्यवेक्षक के रूप में सबको सुपरवाइज करता था ऊपर से। दूसरा अमात्य, ब्रैकेट में राजस्व, ये राजस्व को देखता था। तीसरा चिटनिस, ये पत्राचार व्यवहार देखता था। चौथा बाक्यान्वेश, ये गुप्तचर विभाग का था। 5वां सरे नौबत, ये सेनापति था। 6वां सुमंत, ब्रैकेट में लिखा है विदेश मंत्री था। 7वां पंडित राव, ये धर्म का काम देखता था। और 8वां न्यायाधीश, ये न्यायिक काम देखता था। आप देखिए, हमने केवल एक एक वर्ड में उनके विभागों को मेंशन कर दिया बस। पर यदि कभी क्वेश्चन आ जाए 3 मार्कर में कि भाई सुमंत पे टिप्पणी करो, 3 मार्कर, तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 1, मराठा प्रशासन में 8 मंत्री, ब्रैकेट में अष्टप्रधान में से एक। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये एक प्रकार का विदेश मंत्री था। ठीक। तो ये बता दो पहले कि कौन है, कहां है और क्या करता था, वो बता दो। पलपट्टी, साथियों मराठाओं का जो ग्रुप था उसमें पिंडारियों का भी एक दल था। क्लियर? एक कबीलाई समूह, आप सभी जानते हैं। पिक्चर भी बनी थी, सलमान खान साहब, एक डायलॉग था, ये मेरे दत्ता की तलवार सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है, इस तरह का डायलॉग उनका था। पिंडारी दल के वो नेता थे। ठीक। तो पिंडारियों का दल मराठों की सेना में शामिल था और 25% इन्हें प्रदान किया जाता था जो भी ये जीत के आते थे। तो उस 25% को पलपट्टी कहते थे। क्या लिखा देखो, मराठा सेना में विद्यमान पिंडारियों के दल को लूट के धन का 25% दिए जाने वाला दान, उसे कहा जाता था पलपट्टी। अगला देखो चौथ, देखो आ गया चौथ और सरदेशमुखी, दोनों एक प्रकार के टैक्स थे। क्या है देखना, पहला पॉइंट, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से उन पर आक्रमण ना करने के एवज में वसूला गया कर, कि अब हम दोबारा आक्रमण ना करें तो टैक्स दो। ठीक। और इसकी कुल मात्रा थी 1/4। ठीक। आगे बढ़ो, सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी मराठों द्वारा अधीन आए क्षेत्रों से, जो उनके अधीन आ गए, उनसे वंशानुगत प्रमुख होने के नाते वसूला गया कर, कि देखो तुम हमारे अधीन आ गए, अब हम तुम्हारे प्रमुख हैं। जैसे वंश प्रमुख होते हैं, जैसे वो एक इसी तरह का शब्द यूज किया था आर्यों ने, आर्यंस, वैदिक काल हम पढ़ते हैं, श्रेष्ठ कुल वाला, ऊंचे कुल वाला, हम ऊंचे कुल के हैं, तुम सब हमसे निकले हुए, हमसे निचले कुल के हो, इस तरह की बात है। खैर, तो वंशानुगत प्रमुख का दावा किया कि हम प्रमुख हैं अब तुम्हारे, तुम हमारे अधीन हो, और उस एवज में हमें अपनी उपज का कुल 1/10 दो। दैट्स इट। इसे कहा जाता था सरदेशमुखी। तो हम तुम पे आक्रमण ना करें इसलिए दो चौथ, और हम तुम्हारे वंशानुगत प्रमुख हैं तो इसलिए दो, तो दो सरदेशमुखी दो। ठीक। अगला कवि कलश, ये कौन है? देखो भैया शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। संभाजी जो थे वो भैया विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका पूरा काज प्रशासनिक दायित्व एक उत्तर भारतीय कवि था जिसका नाम था कलश, वो निभाता था। उसी के बारे में 3 मार्कर आ सकता है। जरा देखो, उत्तर भारतीय कवि जो संभाजी के काल में सभी प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करता था, और इसकी हत्या औरंगजेब द्वारा की गई थी। और साथ ही चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना 1689। मैं खुद आपसे बोलता हूं कि इतिहास में यदि किसी घटना से संबंधित कोई ईयर आपको पता है तो ब्रैकेट में उसे लिख दो। ईयर इंपॉर्टेंट होता है, कोई स्रोत हो वो लिख दो, वो इंपॉर्टेंट होता है, कोई उदाहरण हो वो बता दो, इंपॉर्टेंट होता है। इतिहास में यही सारी चीजें नंबर दिलवाती हैं। साथियों हुआ क्या था, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय, वो विद्रोह कर देता है औरंगजेब के खिलाफ और भाग जाता है दक्षिण में मराठों के पास, छुप जाता है। उसको ये लोग संरक्षण दे देते हैं, कौन? कवि कलश और संभाजी। औरंगजेब जाता है, संभाजी की भी हत्या करता है, कवि कलश की भी हत्या करता है 1689 में, और संभाजी का जो पुत्र है साहू, उसको गिरफ्त में ले आता है। फिर साहू जो है वो मुगल कारावास में रहता है, कब तक? जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक। फिर औरंगजेब का जो बेटा आता है बाद में, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम जिसका नाम था, क्लियर, वो उसे रिहा कर देता है। ठीक। तो ये पूरी कहानी। अगले देखो सेनेकर्ता। अब जैसे जो अष्टप्रधान था उसमें 8 मंत्री थे, तो 8 में जो सेनेकर्ता नाम का जो पद था बाद में जोड़ा गया, तो वो टोटल हो गए थे 9। तो स्थिति क्या है, मराठा अष्टप्रधान में बाद में जोड़ा गया एक पद, 9वां पद। किसने जोड़ा? राजाराम नाम के उन्होंने जोड़ा, और ये भी राजस्व का काम ही देखता था, तो पता होना चाहिए। अगला खेड़ा का युद्ध। अब देखो, मैंने अभी बताया कि संभाजी का पुत्र साहू अभी औरंगजेब की कैद में, औरंगजेब मर गया, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम उसको छोड़ देगा, मतलब मुअज्जम छोड़ देगा, उसको छोड़ दिया। जब वो वापस आया, जब उसने देखा कि अरे भाई मैं नहीं था तो क्या हुआ, मेरे चाचा
का अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पे बैठ गया और उसको हेल्प कर रही है पर्दे के पीछे से मेरी चाची, चाची ताराबाई। तो ये जाता है चाची से बोलता है, चाची मेरा क्षेत्र मुझे वापस करो, ये मेरा अधिकार था, मेरे यहां ना रहने पर आप लोगों को मिल गया। चाची ने कहा पागल है क्या। फिर चाची और इनके बीच लड़ाई होती है, वो है खेड़ा का युद्ध। देखिएगा वर्ष 1707, गुट था साहू और ताराबाई उसकी चाची। घटना क्या थी, घटना क्या हुई इसमें, धन्नाजी जाधव ने युद्ध के समय ताराबाई को छोड़कर साहू की सेना का नेतृत्व किया। परिणाम क्या हुआ, ताराबाई पराजित हुई और दक्षिण क्षेत्र कोल्हापुर तक सीमित रह गई, हिस्से बांटी हो गई। सतारा क्षेत्र जो है वो साहू ने रख लिया और कोल्हापुर क्षेत्र जो है वो चाची को दे दिया कि अब जरा यहां बैठो। अगला वारणा की संधि साथियों संभाजी द्वितीय और साहू के बीच हुई। अब यार लड़ाई जो है वो कंटिन्यू हो गई। अब भाई चाची और उनके बेटे को एक क्षेत्र दे दिया कोल्हापुर, एक क्षेत्र इन्होंने ले लिया लड़ाई के बाद। ठीक, उसके बाद टकराव चल ही रहा था। तो फाइनली फिर वारणा की संधि हुई 1731 में। संभाजी द्वितीय आ गया था जब तक दूसरे वाले गुट में, उधर साहू तो था ही। ठीक, मतलब ताराबाई का जो गुट था उसमें फिर आगे वाली पीढ़ी में संभाजी द्वितीय आ गया था। इन दोनों के बीच हुई, इन्होंने तय किया कि अपन मराठा का जो आपसी संघर्ष है समाप्त कर लेते हैं। तो गुट कौन सा था, वर्ष क्या था और परिणाम क्या निकला है सब बता दिया। अगला आइए संगोला की संधि क्या थी भाई। देखिए गुट, अब फिर वही वह संधि है तो कोई गुट होगा। गुट राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव कब हुई, 1750। प्रावधान क्या थे, पेशवा जो है वो शासन के प्रमुख बन गए और जो मराठा है वो नाम मात्र के प्रमुख थे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप सभी जानते हो कि जो मराठा थे वो कुछ समय तक ही रहे। ये जो आने वाली पीढ़ी थी साहू के बाद वाली, ये सब इतने ज्यादा योग्य नहीं थे। तो इनके जो प्रमुख अधिकारी थे, मतलब पेशवा मतलब प्रधानमंत्री या सर्वेक्षक, पर्यवेक्षक, वो जो है वो करता धरता हो गए थे। आपने पिक्चर में भी देखा है बाजीराव मस्तानी में कि पूरे काम मराठा के बिहाफ में वही करते थे। क्लियर है, मराठा बस एक नाम मात्र के प्रमुख थे। तो मराठा नाम मात्र के प्रमुख बने और पेशवा वास्तविक प्रमुख बने। ऐसा कब हुआ, संगोला की संधि में हुआ, 1750 में हुआ। मराठा उस समय थे राजाराम द्वितीय और पेशवा उस समय थे बालाजी बाजीराव। क्लियर, आगे देखिए। मराठा का मेघना काटा या दिल्ली समझौता। साथियों जैसा मैंने कहा, मराठा लोग हर किसी राज दरबार के मामलों में हस्तक्षेप करते थे क्योंकि ताकतवर इकाई थी। ठीक, तो हुआ क्या था आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो परवर्ती मुगल थे, मतलब औरंगजेब के बाद के मुगल, वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। तो उन्हीं में एक राजा था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के समय में जो दो भाई थे, सैयद बंधु कहते थे उन्हें, उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो फर्रुखसियार और उनके बीच टकराव चलने लगा। तो उन्होंने, किसने, सैयद बंधु ने सोचा कि हम इस फर्रुखसियार की हत्या करवा देते हैं। उसकी सुपारी एक तरह से कहें तो वो किसको दी, उन्होंने मराठा को दी। मराठा गए, सैयद बंधुओं से डील करी और फर्रुखसियार की हत्या कर दी। क्लियर, इसे कहा जाता है दिल्ली समझौता और मराठों का मेघना काटा कहा जाता है क्योंकि फिर बाद में मराठों को बहुत सारे स्वतंत्रताएं और छूटें प्राप्त हुई थी। वर्ष 1719 की बात है। गुट कौन कौन था, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ, इनके बीच हुआ। कथन करता, इस समझौते को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मेघना काटा कहा। क्यों, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधु के फेवर में जो मुगल शासक था फर्रुखसियार, उसकी हत्या कर दी थी। और अब जैसी मुगल शासक फर्रुखसियार की हत्या हुई और किसने कराई, सैयद बंधु ने, जो उनके प्रशासनिक अधिकारी थे। यहां से सैयद बंधु जो है वो नृप निर्माता की भूमिका में आ गए थे, किंग मेकर। अब ये लोग डिसाइड करने वाले थे कि अगला मुगल राजा कौन बनेगा और इन्हीं ने किया फिर बाद में। ठीक है, और ये तब तक भूमिका में रहे जब तक मोहम्मद शाह रंगीला नहीं आ गया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो है इनकी हत्या करवा देता। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, तो ये समझौता कहलाता है दिल्ली समझौता या मराठों का मेघना काटा, क्योंकि मराठों को बहुत सारे अधिकार इसके बाद मिल गए थे। अगला आइए बालाजी विश्वनाथ, एक प्रकार से फिर वही पेशवा। भाई मराठा के जो प्रमुख पेशवा थे उन पेशवाओं की अब हम बात करेंगे। तो उनमें थे बालाजी विश्वनाथ। कौन क्या थे भाई, तो पहला पद स्थिति। बालाजी विश्वनाथ को कौन सा पद मिला था, तो ऑब्वियसली ये पेशवा थे पर 7वें नंबर के थे। ब्रैकेट में देखिए मैंने इनका टाइम पीरियड भी लिख दिया, 1713 से 1720। इनका एक उपनाम है, वो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। क्यों, क्योंकि फिर ये सब कुछ यही मैनेज कर रहे थे मराठा में। कार्य इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण। पहला तो सैयद बंधु से दिल्ली समझौता किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और दूसरा, पेशवा का पद वंशानुगत किया कि अब अगला पेशवा मेरा बेटा ही बनेगा, इस तरह से। अगला देखिए, लड़ाकू पेशवा, एक प्रकार का उपनाम। किसे कहेंगे, संबंध बाजीराव प्रथम, जिनका टाइम पीरियड था 1720 से 40। कारण क्या था भाई, किसी को लड़ाकू पेशवा क्यों कह रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी युद्ध पद्धति में कुछ ऐसा रहा होगा। तो ब्रैकेट में लिखा है छापामार और गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी उनकी। विजय, उन्होंने कुछ जीता भी होगा, तो ब्रैकेट में पालखेड़ा का युद्ध और भोपाल का युद्ध, ये उन्होंने जीते थे। तो साथियों इस सब के कारण बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहते थे। अब यदि क्वेश्चन घुमा किया जाए कि बाजीराव प्रथम पे टिप्पणी करो तो क्या बताओगे, उपनाम लड़ाकू पेशवा, समय बताना 1720 से 1740 और उनका काम बता देना कि इन्होंने छापामार गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई और पालखेड़ और भोपाल जैसे युद्ध जीते।
क्लियर। पालखेड़ा का युद्ध इन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जीता था। हुआ यह था, हैदराबाद का जो निजाम था चिनकिलिस खां, उसको इन्होंने पहले मदद करी मुगलों के खिलाफ। फिर बाद में इन्होंने देखा कि वो जो चिनकिलिस खां था वो इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा था। इन्होंने कहा वाह बेटा हमसे तेज, तो इनने फिर उसके खिलाफ युद्ध लड़ा। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ये जीत गए थे। उसके बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी इन दोनों के बीच में, आगे देखेंगे। देखिएगा पालखेड़ा का युद्ध आ गया। अब कोई युद्ध है तो उसमें क्या क्या बताते हैं हम। पहला वर्ष 1728, दूसरा गुट, कौन कौन से गुट लड़ रहे थे, बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का चिनकिलिस खां। परिणाम क्या हुआ, बाजीराव प्रथम ऑब्वियसली जीत गए, मुंशी शिवगांव की संधि हुई और दक्कन में इन्हें चौथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। साथियों मुगल जर्जर वृक्ष के समान हैं, जिसके तनों पर प्रहार करो शाखाएं स्वतः गिर जाएंगी, एक प्रकार का कथन किसने कहा, किसके संबंध में कहा, बाजीराव प्रथम ने कहा। और ऑब्वियसली नाम समझ में आ रहा है, मुगलों के संबंध में कहा। साथियों मैंने आपको 1000 बार बताया कि जब भी कोई कथन आता है तो आपको 3 बातें बतानी है, किसने कहा, किसके लिए कहा और किस संदर्भ में कहा। संदर्भ साफ है, उनकी लाचारी के ऊपर कहा। तो ये आप चाहो तो इस पे लिख सकते हो, यहां ऐड कर सकते हो, जो मुगलों की कमजोर होती शक्ति पर कहा गया, ये ऐड कर लेना। ये 3 बातें जरूर बतानी है, किसने कहा, किसके लिए कहा और किस संदर्भ में कहा। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध, कोई भी युद्ध हुआ तो क्या बताएंगे, डेट, गुट, परिणाम, ये सब बताते हैं। देखते आए आप, देखिएगा वर्ष था 14 जनवरी 1761, पूर्ण विराम करके गुट यहीं लिख दिया हमने। एक अफगानी गुट था ब्रैकेट में अहमद शाह अब्दाली, और एक मराठा गुट था जिसमें सरदार, मराठा सरदार या पेशवा सरदार लड़ रहे थे, सदाशिवराव। प्रत्यक्षदर्शी, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराव पंडित। परिणाम क्या हुआ, पेशवा मतलब मराठा पराजित हो गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 2 मोती विलीन हो गए, 20 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई और चांदी पीतल की तो गणना ही नहीं की जा सकती। ये कथन है। अब कथन फिर आ गया तो आप क्या लिखोगे, किसने कहा, क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा। देखिएगा बालाजी बाजीराव को पानीपत तृतीय युद्ध, ब्रैकेट में उसकी डेट भी लिख दी, के परिणाम क्या था, ब्रैकेट में लिख दिया पेशवा की पराजय का कूट संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त कथन। भाई बालाजी बाजीराव थे उस समय पेशवा जब पानीपत का तृतीय युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध में बालाजी बाजीराव के बिहाफ में इनकी तरफ से गए थे सदाशिवराव युद्ध लड़ने, अभी हमने देखा। और जब सदाशिवराव हार गए, सारे नेता, सारे इनके प्रमुख लोग, इनके पुत्र और ये सब लोग जब मर गए, तब इनको जब खबर पहुंचाई गई कि युद्ध में क्या हुआ उसके परिणाम के बारे में, तब ये सेंटेंस कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए। मोती मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण आभूषण, मतलब आपके प्रशासन, आपके राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण 2 लोग हैं वो मर गए, विलीन हो गए। 20 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गई। स्वर्ण मुद्रा मतलब मोती से नीचे की चीज, मतलब थोड़े कम रैंक के लोग, उनके कंपैरिजन में वो नष्ट हो गए। और चांदी और पीतल की तो गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब जो सामान्य सैनिक हैं वो कितने मरे तो हम बता ही नहीं सकते। इस तरह का कूट संदेश भेजा गया था। क्लियर है, तो ये आप लिख देंगे 3 मार्कर में। अगला, मराठा राज्य का मेकियावेली किसे कहते हैं। साथियों पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय जो थे, उनके काल में एक व्यक्ति थे नाना फड़नवीस, और नाना फड़नवीस का मूल नाम देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा है बालाजी जनार्दन भानु। ये 12 भाई सभा के सदस्य थे, एक सभा थी। एक्चुअली क्या था, ये जो माधवराव नारायण थे ये अल्पवयस्क थे, तो इनके शासन संचालन में हेल्प करने के लिए 12 लोगों की एक समिति होती थी जिसे बोलते थे 12 भाई सभा। उस सभा के सदस्य थे नाना फड़नवीस। इस नाना फड़नवीस को कहा गया मराठा राज्य का मेकियावेली। और किसने कहा, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने कहा। ओके, किसे कहा, नाना फड़नवीस को कहा। किसने कहा, जेम्स ग्रांट डफ ने कहा। कौन नाना फड़नवीस, जो 12 भाई सभा के सदस्य थे, किसके काल में, माधव नारायण। क्लियर है। अब यदि कभी 3 मार्कर लिखने जाए नाना फड़नवीस पे तो क्या क्या लिखोगे। पॉइंट नंबर 1, मूल नाम बालाजी जनार्दन, उपनाम मराठा राज्य का मेकियावेली, ब्रैकेट में लिख देना ग्रांट डफ द्वारा प्रदत्त। तीसरा पॉइंट, पद या स्थिति क्या थी, 12 भाई सभा के सदस्य, ब्रैकेट में लिख देना माधव नारायण द्वितीय के काल में। ठीक। अगला आइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सीधे वर्ष 1775 से 82 के बीच चला। गुट थे, वही माधव नारायण राव था और अंग्रेज, इनके बीच हुआ। कारण दूसरे हैं, वो पढ़ाना पड़ेंगे अलग से कि भाई माधव नारायण राव के टाइम पे इनके जो चाचा थे वो चाह रहे थे पेशवा और ये सब पद प्राप्त करना, तो इनके बीच पद प्राप्ति की लड़ाई हो रही थी। इनमें से एक जो है वो अंग्रेज के पास चला गया कि हमारी मदद करो, तो इस चक्कर में फिर अंग्रेज भी लड़ने आ गए, तो इस तरह से मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। ये सब पूरी कहानी हम देखते हैं।
खैर, इस युद्ध की समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि के माध्यम से 1782 में। ठीक, देखें अगला, सालबाई की संधि क्या थी, अब उसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, 1782 में हुई, संबंध किस चीज से है? इसके माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। ठीक, परिणाम क्या हुआ? जो माधव नारायण राव था उसको पेशवा स्वीकार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक, और अंग्रेजों को उसने सालसेट का क्षेत्र प्रदान कर दिया था। चलिए अगला आइए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वर्ष 1802 से 5 के बीच। गुट, कौन कौन लड़े? तो पूना से बाजीराव द्वितीय, ग्वालियर से दौलतराव सिंधी और मालवा से जसवंत राव, ये तीनों आपस में भिड़ गए थे। क्लियर है? कारण क्या था? बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राय के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी थी। समाप्ति कैसे हुई? अब समाप्ति इस युद्ध की करने क्रम में कई सारी संधियां हुई थी, तो मैंने सारी संधियों के वैसे नाम लिख दिए। बसीन संधि, देवगांव संधि, सूरजी अर्जन संधि और राजपुर घाट की संधि। अब 3 क्षेत्रीय शक्तियां थी, आपस में लड़ने लगी, तो युद्ध चालू हो गया। पर युद्ध खत्म होने के क्रम में कई सारी संधियां भी हुई फिर। क्लियर? अगला आइए, बसीन की संधि। अब उन सारी संधियों में केवल बसीन की संधि इंपॉर्टेंट है, तो क्या है उसमें? कब हुई? वर्ष 1802 में हुई। ठीक, गुट किस किस के बीच हुई? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर बेलेजली के बीच हुई। इसमें यह हुआ था कि जो बाजीराव मतलब पेशवा थे, उन्होंने फाइनली अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो पेशवा द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अंग्रेज जो है वो सर्वे सर्वा हो गए थे। आखिरी क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई संधियां। अब जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, कोई युद्ध खत्म हुआ तो उसके दौरान भी कई संधियां हुई होंगी। तो 3 संधियां हुई थी। एक हुई थी पूना की संधि 5 नवंबर 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। दूसरी हुई थी ग्वालियर की संधि 1817 में अंग्रेज और सिंधिया के बीच। और तीसरी हुई थी मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच। ये सारी संधियां थी जिन्होंने मिलकर, साथियों, जिन्होंने मिलकर इस युद्ध को समाप्त किया। ये था आज का लेक्चर मराठा और पेशवा से संबंधित। अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।